हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, आज आपको हम जो ये कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, उसमें हमने आपको अभी इसके पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हुआ करती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसके बारे में हमने बता दिया था। तो आज हम जो है उसी कोशिका के ही आगे वाला जो एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या आज आपको हम बताने जा रहे हैं, अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम क्या बताने जा रहे हैं, आपको अंतर बताने जा रहे हैं। और आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और यूकैरियोटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रो मतलब मैंने बताया था पहले, और कैरियन होता है तो कैरियन माने होता है केंद्रक, मतलब इसमें केंद्रक जो होता है वो अविकसित होता है। और यहाँ पे यू मतलब होता है विकसित, कैरियन मीन्स कैरियन केंद्रक, मतलब यहाँ केंद्रक कैसा होता था, विकसित होता था। तो ये दोनों का शाब्दिक अर्थ हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको क्या किया है, बता दिया है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सबसे पहली चीज आपको ये बता रहे हैं, जो समझने वाली बात है कि प्रो का मतलब ये होता है कि जैसे आप पढ़ोगे अभी आगे चल करके प्रोटोजोआ, प्रो वहां पे बताया गया, प्रोटो माने प्रथम बताया गया, प्रो माने, और जोआ मीन्स एनिमल, प्रथम जंतु। तो जो प्रथम जंतु है उन्हें हमने प्रोटोजोआ संघ में रख दिया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया है भैया कि प्रो का मतलब होता है अविकसित कोशिका और यू मतलब होता है विकसित कोशिका। तो एकदम अगर हम अंतर की बात करें तो एक प्यारा सा ऐसे बीच में डिफरेंस यहाँ पे कर देंगे, और एक तरफ तो आप देख रहे हो प्रोकैरियोटिक लिखा ही गया, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक, तो इधर हम लिख दिया करते हैं भैया प्रोकैरियोटिक। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, इस डिफरेंस को आप ना यहाँ पे आप जान लीजिएगा कि ये 11th की बायोलॉजी में भी है, वहां से, इसीलिए मैं जो एक टॉपिक है उसको आपको इतना डीप बता दे रहा हूं कि आप चाहे 9th में पढ़ो चाहे 11th में पढ़ो, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको क्या हो गया भैया, यूकैरियोटिक, दोनों में ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला चीज यहां डिफरेंस के तौर पे बताया जाता है कि यह अविकसित कोशिका होती है। कैसी होती है, अविकसित कोशिका। अभी आप जब पूरा सारा डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि किसे अविकसित कोशिका क्यों कहा गया है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आपको बता रहे हैं पहला डिफरेंस। डिफरेंस पढ़ने से क्या होता है कि अगर हम एक चीजों को याद करते हैं तो उसी से ही कंपैरेटिव स्टडी करके हम दूसरा भी क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो यहां पे ये बताया जाता है यह कैसे होती है भैया, अविकसित कोशिका होती है। कैसी होती है ये, अविकसित कोशिका होती है। पहला डिफरेंस आपको यहां से देखने को मिल गया। अब ये अविकसित कोशिका क्यों होती है, आगे आपको भी समझ में मिलेगा। यहां पे जो पहला डिफरेंस होता है, अब आप बताओ क्या बोलोगे, यह कैसे हुआ करती है आपकी विकसित, डेवलप। यू मतलब क्या होता है, डेवलप, जान लीजिए, विकसित। तो यहां पे क्या होता है, यह विकसित क्या हुआ करती है, कोशिका होती है। तो ये इस तरीके से आपको पहला डिफरेंस हमने बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, आपकी अविकसित कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी हुआ करती है, आपकी विकसित कोशिका होती है। ये पहला डिफरेंस दोनों में समझ में आना चाहिए यहां से, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे सारी चीजों को डिटेल में, तो पहले अगर हमको यही नहीं मालूम कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है पूरा एकदम विधिवत तरीके से, और यूकैरियोटिक कोशिका है, तो आपके लिए दूसरी चीज होती है। अगली चीज, दूसरा जो इसका डिफरेंस हुआ करता है, ये इसके शाब्दिक अर्थ से निकल के आता है। प्रो मतलब होता है, मैंने बताया था कि पहले, और कैरियन मतलब केंद्रक, मतलब कोशिका का केंद्रक होता है, पहले का था, पहले का केंद्रक। इसीलिए बताया जाता है कि इसमें जो होता है, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका केंद्रक हुआ करता है, इस कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा होता है, प्रो मतलब अविकसित, और कैरियोटिक मींस केंद्रक। तो इसमें जो केंद्रक होता है, इसका जो इसमें का जो
केंद्रक होता है इसमें केंद्रक अविकसित होता है। कैसे होता है भैया? अविकसित होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्रक कैसा होता है? अविकसित होता है। अब अविकसित केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं। केंद्रक कला होता है, केंद्रिका होती है, क्रोमैटिन धागे होते हैं, केंद्रक द्रव्य होता है। तो अगर केंद्रक के चारों भाग पूर्ण रूप में उपस्थित हैं तो ऐसे केंद्रक को वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर केंद्रक के इसमें से 1-2 भाग गायब हैं तो आप जान लीजिएगा वो केंद्रक क्या होता है, कैसा माना जाता है? अविकसित केंद्रक। और इसमें जो केंद्रक होता है ऐसा ही होता है, उसमें ना केंद्रिका पाई जाती है ना केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और जब केंद्रक में ना केंद्रिका पाई जाती है ना केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तो इस न्यूक्लियस को क्या कह देते हैं? अविकसित केंद्रक। लेकिन यहाँ पे ना यूकैरियोटिक में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप हुआ करता है। इसीलिए यहाँ पे जो दूसरा इसमें बताया जाता है, इसमें अब आप ध्यान देते चलिए एकदम समझ में आएगा। इसमें जो आपका केंद्रक होता है क्या हुआ करता है? केंद्रक जो हुआ करता है वो आपका कैसा होता है? विकसित होता है। कैसा होता है भैया? विकसित आपका केंद्रक पाया जाता है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हुआ करता है। अब ये 2 डिफरेंस हो गए। तीसरे डिफरेंस की बात अभी मैंने आपको जो इसमें लिख करके बताया भी था कि जो इसमें हुआ करता है आपका जो इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली ये दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और जब दोनों अनुपस्थित होते हैं इसीलिए इस न्यूक्लियस को कैसा न्यूक्लियस कहते हैं? अविकसित न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपको अगला अंतर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें केंद्रिका, जब केंद्रक का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप एकदम समझ जाओगे। केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली, इसको केंद्रक कला भी कह सकते हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स भी। केंद्रक झिल्ली जो होता है ये दोनों ही आपके क्या हुआ करते हैं भैया? अनुपस्थित होते हैं। क्या हुआ करते हैं? ये अनुपस्थित होते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली दोनों ही क्या हुआ करते हैं? अनुपस्थित होते हैं, अनडेवलप हुआ करते हैं। लेकिन अब्सेंट होते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप बात करोगे तो इसमें एकदम सीधा सीधा बता दोगे कि इसमें केंद्रिका भी पाई जाती है, केंद्रक कला भी पाई जाती है और केंद्रक झिल्ली जिसको आप कह सकते हो और केंद्रक द्रव्य, ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें आपको जब इसके डिफरेंस की हम बात करते हैं तो एकदम सीधा सीधा आपको बता दिया करते हैं कि इसमें ये सब चीजें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। इसमें एकदम ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका एवं आपकी क्या भैया? केंद्रक झिल्ली, ये दोनों क्या हुआ करते हैं? झिल्ली उपस्थित होते हैं। क्या हुआ करते हैं? ये सब उपस्थित होते हैं। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। यहां से 3 बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। अब आप सोच लीजिए कि आपको कितना आसान हम कर दे रहे हैं याद करने के लिए। जान लीजिए कि अगर आपसे कोई कहे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़िए तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। और मैं बता रहा हूं, अगर ये तो वैसे जनरली तो मैं पढ़ा रहा हूं 9th क्लास के बच्चों के लिए, अगर 11th क्लास के बच्चे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, जान लीजिएगा। और मैं बार बार समझाता हूँ कि बायोलॉजी तो एक जनरल चीज होती है, ये हर सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे होते हैं, अगर आप सिविल की तैयारी करते कोई भी तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है उसमें। तो वहां पे भी एक हाई स्कूल लेवल तक या 12th तक लेवल तक बायोलॉजी वैसे भी अनिवार्य है और एनसीईआरटी पैटर्न पे है वो तो सबसे सीधी सी बात। तो 3 अंतर समझ में आ गया। इसमें अविकसित कोशिका होती है या विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रक अविकसित होता है और इसमें केंद्रक कैसा होता है? विकसित होता है। और इसमें केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और इसमें केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली क्या होता है? उपस्थित होते हैं। अब अगले डिफरेंस को जब हम बताएंगे ना तो आप यहां से जान लीजिए कि आप एकदम विधिवत कंटास हो जाओगे। इसमें अगला ये बताया जाता है कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होते हैं, जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। ये चीज ध्यान, आप समझ में आ गया होगा। अभाव का मतलब कैसी कोशिका है? ये अविकसित कोशिका है। नहीं तो सारे कोशिकांग इसमें भी नहीं उपस्थित होते, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिया कर देते हैं? अविकसित कोशिका कह दिया करते हैं। तो यहां हम जब चौथे अंतर की बात किया करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण कोशिकांग, अब आप ध्यान दीजिएगा, या महत्वपूर्ण कोशिकांग जो हुआ करते हैं, वो जो महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन कौन से हैं? अब जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक का नाम हुआ करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। आपका ये अनुपस्थित होता है। इसके बाद होता है आपका क्या? गोल्जी काय। गोल्जी काय को हम लोग ट्रैफिक पुलिस भी कहा किया करते हैं।
गाल्जी काय एवं अंतः प्रदब्बी जालिका, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, अंतः प्रदब्बी, क्या लिखा जाता है, प्रदब्बी जालिका, अंतः प्रदब्बी जालिका, या इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुआ करता है, ये अनुपस्थित होता है। क्या होता है, ये अनुपस्थित होते हैं। ये चीज आपको समझने लायक चीज है कि इसमें जो हुआ करता है महत्वपूर्ण कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रियास, गाल्जी काय और अंतः प्रदब्बी जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये भी चीजें आपको बताएंगे। ये सब चीजें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, अब्सेंस हुआ करती हैं। और यहां पे आपको अगर कह दिया जाए चौथे डिफरेंस में, तो इसमें क्या हुआ करता है आपको बता दे रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण कोशिकांग क्या हुआ करते हैं, महत्वपूर्ण कोशिकांग। अब अगर हम बात कर दें महत्वपूर्ण कोशिकांग की, तो जैसे अभी उसमें लिखे भी हो, फिर यहां पे लिख सकते हो कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा है आपका नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। उसके बाद क्या है, गाल्जी काय है, क्या है भैया, गाल्जी काय को हम लोग लाइपोकॉन्ड्रिया, इसको कहा किया करते हैं ट्रैफिक पुलिस भी कहा किया करते हैं। गाल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा किया करते हैं, केंद्रक को, ये सब चीजें सब उपनाम है। जब आप पूरा इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। एवं क्या हुआ करता है, एवं अंतः प्रदब्बी जालिका, एवं आपकी क्या हुआ करती है भैया, अंतः प्रदब्बी जालिका, ये सब क्या हुआ करते हैं, उपस्थित होते हैं या क्या हुआ करते हैं, पाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसमें जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, अंतः प्रदब्बी जालिका है, ये सब अनुपस्थित होते हैं। और इसमें ये सब महत्वपूर्ण कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय एवं अंतः प्रदब्बी जालिका, ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब अगले चीज की हम बात कर रहे हैं, पांचवा डिफरेंस। अब आप ऐसे को लगे रहिए और बढ़िया तरीके से इसको देखते रहिए। और हाँ, सबको मैं बार बार कहता हूँ, काफी बच्चे एग्रेसिव हैं, समझते भी हैं कि अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए हो तो अपने यूट्यूब चैनल पर लिखो रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब करके लिखा था, उसको सब्सक्राइब करके और एक छोटी सी बेल होती है उसको दबा लिया करो। तो उससे क्या होता है कि आपको जितने भी क्लास होते हैं सबका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है और उसमें फायदा आपका है और उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो निःशुल्क होता नहीं। बच्चे डरते रहते यार सब्सक्राइब कर लेंगे तो पैसा कट जाएगा, ऐसा नहीं कुछ होता है। तो अगली चीज आपको बता दें, ध्यान दीजिए। अब इसमें एक अंतर अगला होता है कि इसमें जो हुआ करता है आपको बता दे रहे हैं, कोशिका विभाजन। क्या हुआ करता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या हुआ करता है आपका, कोशिका विभाजन क्या होता है, नहीं होता है। ये अगला डिफरेंस है, पांचवा जान लीजिएगा। अब अगर 9th की क्लास के बच्चे हैं तो 4-5 अंतर लिख के बस डांस कर दें, लेकिन अभी देखिए हम आपको कितना अच्छा बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। और फिर इसमें क्या हुआ करता है, पांचवा आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ करता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है। और कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, एक असूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। 11th की बायोलॉजी में पूरा चैप्टर है कोशिका विभाजन, तो वहां पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, पूरा डिटेल है, पूरा समसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये सब चीजें वहां पे बताई जाती है। तो इसमें बताया जाता है कि इसमें आपका क्या हुआ करता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है या कोशिका विभाजन होता है। ये आपके क्या हो गए, 5 डिफरेंस हो गए। कितने डिफरेंस हो गए भैया, 5 डिफरेंस हो गए। अब एक बार आप लोग इसको अगर देखना चाहें तो आपको अगर हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद छठा जो है जान लीजिए। अब ऐसे कोशिकाएं हुआ करें जिसमें सीधी सी बात है श्वसन की क्रिया भी होती है। तो इसमें जो देखिए कोई भी कोशिका होती है उसमें श्वसन की क्रिया का जो मेन ऑर्गन होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि जो श्वसन की क्रिया के बाद जब हम भोजन ग्रहण करते हैं जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के बाद सारी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि श्वसन की क्रिया जो हुआ करती है वो प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन्स में होती है, लेकिन यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया हुआ करती है वो कहाँ हुआ करती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्यों नहीं होता है ऐसे, इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं तो क्या श्वसन ही नहीं होगा।
ऐसा तो है नहीं कि कोई सेल है और वो श्वसन ना करे तब भी जिंदा रहे, श्वसन की क्रिया उसमें तो होगी ही ना। जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं जो धर्मों में होती है वो श्वसन एक आवश्यक है। तो हम सेल पढ़ते तो कोशिका की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगला जो डिफरेंस आएगा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो श्वसन तंत्र होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इसमें श्वसन, ये ऐसे आप चलते चलेंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें श्वसन जो हुआ करता है तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में, श्वसन तंत्र जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है। और यहां छठे डिफरेंस की बात कर दे भैया तो इसमें जो होता है श्वसन तंत्र इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसीलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना जो हमने टॉपिक बता दिया, ये आपको किसमें हमने डिफरेंस करना सिखा दिया भैया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर एक बार फिर से देखेंगे। बाकी और जो 8 अंतर अभी और हैं उसको भी हम आपको भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। 1 मिनट ध्यान से देखें सब लोग बच्चे, और अगर लाइक नहीं किए हैं तुरंत आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जान लीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके बीच में शेयर करो। आपको बताया ये अविकसित कोशिका होती है, पहला अंतर। ये कैसी होती है? विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रक अविकसित होता है, इसमें केंद्रक कैसा होता है? विकसित होता है। भर दूंगा दिमाग में, छोड़ूंगा नहीं, जान लीजिए तुरंत, ये जान लीजिए आपके दिमाग में तुरंत भरूंगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप केवल एक बार सुन लीजिए केवल बस ना प्रवचन को, तो आपका उद्धार ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली क्या होता है? उपस्थित होता है। इसीलिए तो इस केंद्रक को कैसा केंद्रक कहते हैं? अविकसित केंद्रक। इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली क्या होती है? उपस्थित होते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण कोशिकांग जो होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का अंतःप्रदब्बी जालिका, लवक, ये सब चीजें जो होती हैं ये सब अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? इसमें महत्वपूर्ण कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतःप्रदब्बी जालिका ये सब क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और अगली चीज, इसमें कोशिका विभाजन क्या होता है? नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। और फिर इसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में होता है। और इसमें जो होता है श्वसन की क्रिया जो होती है वो आपकी किसमें होती है? इसलिए में बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया आपका हुआ करता है उस बैक्टीरिया सेल में क्या पाई जाती है? तो ये जो अंतर आपके थे मैंने आपको बता दिया कि इसको आप बेसिक तरीके से एकदम विधिवत जितना अच्छा तैयार रखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, बाकी जो अंतर है आपके आगे उसको हम बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे बढ़िया से। जितना अगर आप समझ रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ से आपको पूरा चैप्टर जान लीजिए, एक बार दिखाई दिया करता है कि इस चैप्टर में कहाँ से कौन कौन से टॉपिक चीजें आपको ध्यान देनी है या पढ़नी है, आपको ये चीजें आप ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे जो 6 डिफरेंस आपको हमने बताया, तो अब जो डिफरेंस नंबर आपका 7 है उसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि एक तरफ हमने प्रोकैरियोटिक लिखा, उसी के नीचे आप लिखेंगे 7 नंबर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ करती है इसमें हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें क्या हुआ करता है? हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसमें हरित लवक क्या हुआ करता है भैया? आपका हरित लवक क्या हुआ करता है? अनुपस्थित होता है। ये चीज आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी आपको पूरी बातें एकदम क्लियर होंगी। लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपका, अवड़ी लवक, वड़ी लवक और हरित लवक। 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, उसी में से ये प्लास्टिड ये भी है। इसमें क्या हुआ करता है? आपका ये अनुपस्थित होता है। लवक जब पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाता है। अब यहाँ पे हम अगर इसकी बात कर दें तो इसमें बताया जाता है कि इसमें आपका क्या हुआ करता है? हरित लवक आपका क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें हरित लवक आपका क्या होता है भैया? उपस्थित रहता है। ये हो गया। अब एकदम समझ में आया होगा कि क्यों हमने इसको क्या नाम दिया? अविकसित कोशिका। क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं और जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हैं वो सब चीजें इसमें क्या हुआ करती हैं? नहीं होती हैं। इसीलिए तो मैंने इसका नाम दे दिया कैसी?
अविकसित कोशिका नाम दे दिया। अब अगले अंतर की जब बात करें तो इसमें जो हुआ करता है आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम्स होता है? 70S प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम्स। इसमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये जान लीजिएगा। ये आपको जब राइबोसोम पढ़ाया जाता है तो वहां पे एकदम इसकी डिटेल बताई जाती है। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और राइबोसोम्स ही क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प किया करता है। जो कोशिका आपके बॉडी होती है, बॉडी का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है प्रोटीन से होता है, तो वो प्रोटीन को बनाएगा कौन शरीर में? तो उस प्रोटीन को बनाने का काम कौन किया करता है? राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स को इसीलिए हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा करते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है? ये दो प्रकार। अब यस जो होता है इसको हम लोग अवसादन गुणांक कहा किया करते हैं। जैसे आप लोग लंबाई को मीटर में नापते हो तो वैसे राइबोसोम्स को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, मात्रक है, और उसी यूनिट को हम लोग अवसादन गुणांक कहा करते हैं, सबडिटेंट क्वांटेंट बोलते हैं उसको। तो यस का मतलब यही होता है कि अवसादन गुणांक, जो राइबोसोम्स को मापने की एक प्रकार की क्या है? यूनिट है। ये छोटा प्रकार का राइबोसोम्स है। और दूसरी चीज क्या हुआ करता है? इसमें बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके क्या हुआ करते हैं? 80S। कौन से राइबोसोम्स आपके होते हैं? 80S प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम्स क्या होते हैं? आपके पाए जाते हैं। ये इसका अगला डिफरेंस होगा, आप जान लीजिएगा। इसमें कितने प्रकार के? 80S प्रकार के आपके क्या होते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये दो चीजें आपके एकदम क्या हुआ करती हैं? समझ में आ जानी चाहिए। 9वीं चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें जो हुआ करता है, जैसे भी आप पढ़ोगे आगे कि यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका हुआ करती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके सबसे बाहरी चीज पे क्या होता है? सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद पादप कोशिका में एक आपकी लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। तो 9वां डिफरेंस क्या हुआ करता है? इसमें कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो पतली होती है। इसमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को अंतर करता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो यहाँ बताया जाता है कि इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, या कोशिका भित्ति कैसे होती है भैया? पतली होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? आपकी पतली होती है। और यहाँ पे जो बताया जाता है कि इसमें कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। कोशिका भित्ति कैसे होती है? आपकी मोटी होती है। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप बढ़िया तरीके से ध्यान दें। अब जो अगला आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसमें बता दिया कि हरित लवक आपका क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें हरित लवक उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है और इसमें कोशिका भित्ति कैसे होती है? मोटी होती है, जान लीजिएगा। और अगली चीज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जो जुधारी होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या होते हैं? कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे हम ही आप हैं तो हमारे आपको यहाँ से जाने के लिए एक स्थान दूसरे स्थान तक के लिए पैर हैं। कुछ जानवर होते हैं उसमें पंख होते हैं, कुछ में पर होते हैं। तो वैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें गति करने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है। और फ्लैजेला जो है कशाभिका जिसको कहते हैं, वो बहुत सूक्ष्म तंतुओं के रूप में होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। कशाभिका या फ्लैजेला क्या है? एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन्स है विच आर हेल्प इनटू सेल या ऑर्गेनिज्म गोज, या कह सकते लोकोमोशन वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ये उसको हेल्प किया करता है कि एक स्थान से कैसे वो दूसरे स्थान तक जाया किया करता है। और वो इसमें छोटा होता है और इसमें जो होते हैं वो कोशिकाओं सूक्ष्म नलिकाएं नहीं, उसमें मोटी मोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो इसलिए ये बताया जाता है कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हुआ करता है, इसमें कशाभिका, ये हिंदी है, और कशाभिका को हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं फ्लैजेला। क्या कहा किया करते हैं? फ्लैजेला जो हुआ करता है वो किसके रूप में पाया जाता है? जानते हो? सूक्ष्म तंतु के रूप में क्या हुआ करता है? पाया जाता है। इसमें जो फ्लैजेला होता है वो सूक्ष्म तंतु के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। और यहाँ सूक्ष्म तंतुओं के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसमें कैसे होता है? नलिकाओं के रूप में पाया जाता है।
ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 10वां डिफरेंस बता रहे हैं भैया, इसमें जो कशाभिका होती है या फ्लैजेला होती है वो नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? नलिकाओं के रूप में। इसमें कशाभिका जो हुआ करती है वो आपकी किसके रूप में पाई जाती है? नलिकाओं के रूप में क्या हुआ करती है? पाई जाती है। ये इसका डिफरेंस है। इसको आप जितनी अच्छी तरीके से देखेंगे उतना ही अच्छा आपको समझने में आना चाहिए। तो ये चीज ध्यान दीजिए। अगला डिफरेंस हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे मनुष्य के शरीर में ब्लड है और अन्य सभी जितनी भी क्रियाएं हैं, जिन सब क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आपके शरीर में परंसराचरण ये सब क्रियाएं होती हैं, तो वैसे कोशिकाओं में जो होता है वो जल संतुलन करने के लिए क्या होता है? कोशिकांग पाया जाता है, जिसके रिक्तिका कहते हैं। तो इसमें जो रिक्तिका हुआ करती है वो बताया जाता है कि रिक्तिका जो आपकी हुआ करती है वो कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। रिक्तिका आपकी कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। तो इसमें रिक्तिका कौन सी आपकी? रिक्तिका के भी बारे में जब कोशिका का स्ट्रक्चर पाया जाएगा बता जाएगा। इसमें रिक्तिका आपकी कैसी होती है भैया? अनुपस्थित होती है, एब्सेंस होती है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पे हम 11वें अंतर की बात करते हैं तो इसमें जो हुआ करती है रिक्तिका आपकी क्या होती है? उपस्थित होती है। रिक्तिका आपकी क्या होती है भैया? उपस्थित होती है, मतलब बैकवर्ड इसमें क्या हुआ करता है? प्रेजेंस हुआ करता है। ये चीजें आप ध्यान दीजिए। और अब हम अगले अंतर की बात चल करते हैं। अगला जो अंतर हुआ करता है ये बता देता है कि इसमें लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है आपका कायिक लैंगिक जनन, एक होता है कायिक जनन। कायिक जनन भी एक प्रकार का लैंगिक जनन ही है, लेकिन वो पेड़ पौधों में ज्यादा होता है, देखने को मिलता है। इसीलिए उसको हमने क्या किया है? अलग सीरीज के रूप में पढ़ने का प्रयास किया है। तो इसमें यह बताया जाता है कि इसमें ध्यान देंगे, एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा। लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है। अब आपको अभाव 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 सब मिल रहा है, जान लीजिएगा। इसमें लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे अगर हम 12वें इसमें अंतर की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है? लैंगिक जनन क्या हुआ करता है? पाया जाता है। इसमें लैंगिक जनन क्या हुआ करता है? पाया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है तो इसमें जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसके द्वारा इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो जनन की कुछ ऐसी विधियां जैसे मुकुलन होता है, द्विभाजन होता है, विखंडन होता है, इन सभी क्रियाओं द्वारा क्या हुआ करता है? इसमें आपका जनन पाया जाता है। तो इसमें 13वें डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें मुकुलन, ये सब 12th वगैरह में कहता है, हाई स्कूल में भी है। मुकुलन या विखंडन, कौन सी क्रिया? विखंडन। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मुकुलन और विखंडन। और आप एक तरीके से आप यहां से ये भी कह सकते थे मुकुलन हुआ करता है, विखंडन हुआ करता है, और आपका क्या हुआ करता है? विभाजन। ये सब चीजें क्या हुआ करती हैं? द्वारा जन्म होता है। इसमें मुकुलन, विखंडन एवं विभाजन की क्रिया द्वारा क्या होता है? जनन होता है। ये आपके बात हुआ करती है। इसमें जो हुआ करता है मुकुलन एक प्रोसेस हुआ करता है, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। या कह सकते हो विभाजन होता है। और इसमें यहाँ पे जहाँ कह दीजिए जनन होता है, चाहे कह दीजिए यहाँ पे क्या होता है? विभाजन क्रिया। इसमें मुकुलन विखंडन द्वारा क्या होता है? विभाजन की क्रिया द्वारा होता है। रुक जाइए थोड़ा सा, एक चीज यहाँ थोड़ा सा, विखंडन द्वारा विभाजन, सॉरी, इसमें मुकुलन विखंडन एवं विभाजन की क्रिया पाई जाती है। डिफरेंस कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप लोग देख रहे हो भगवान इंद्रदेव कितने प्रसन्न हैं। अब यहाँ पे 13वें अंतर की बात करते हैं तो इसमें जो हुआ करता है अर्धसूत्री विभाजन, जो मैंने अभी बताया था। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री एवं समसूत्री। कौन सा भैया? अर्धसूत्री एवं समसूत्री क्या होता है? विभाजन आपका क्या होता है? पाया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। और अगले अंतर की हम बात कर दें तो इसमें जो गुणसूत्र होता है वो बहुत महीन होता है, एक छोटे तंतु के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसका जो गुणसूत्र हुआ करता है वो अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर दें, इसमें गुणसूत्र जो होता है, इसमें एक कह सकते हो ऐसे एक ही
गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और अगर हम इसमें बात कर देते हैं तो इसमें एक से अधिक क्या हुआ करते हैं, एक से अधिक आपके क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको 6 डिफरेंस उसमें बताया था और अब आपको यहाँ पे इसके बाद डिफरेंस मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसमें कशाभिका या फ्लैजेला सूक्ष्म तंतुओं के रूप में पाया जाता है और इसमें कशाभिका या फ्लैजेला क्या होता है, विकसित नलिकाओं के रूप में पाया जाता है। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, लेकिन इसमें रिक्तिका क्या होती है, उपस्थित होती है। इसमें लयन का अभाव होता है और इसमें लयन पाया जाता है। इसमें मुकुलन, विखंडन, विभाजन की क्रिया पाई जाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की क्रिया पाई जाती है। तो ये आपको बता दिया। और इसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु आता है आपका, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो विकसित श्रेणी के जंतु होते हैं ये सब आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण आप नीचे लिख लीजिएगा, जैसे जीवाणु और इसमें समस्त उच्च श्रेणी के पौधे एवं जंतु। इतना चीज आपको क्या करना है, विधिवत तरीके से समझना है, किसके रूप में, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के डिफरेंस के रूप में। और फिर हम आपको बता रहे हैं चीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग, कि इसी यूकैरियोटिक कोशिका को फिर क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जंतु कोशिका और दूसरी क्या होती है, पादप कोशिका। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप आज का हमारा ये लेक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में पूरा आपको एकदम विधिवत समझ में आया होगा। और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज हमारी ये क्लास कैसे लगी। अगली क्लास के लिए आप लोग वेट करेंगे और ये लेक्चर 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए स्पेशली है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो भैया।